रहा था आपको कि इस देश की युवा पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी गांधी जी को अपना आदर्श नहीं मानती थी। गांधी जी के सिद्धांत और नीतियों से देश की युवा पीढ़ी कभी सहमत नहीं रही, उसने हमेशा विरोध किया है। आपको याद होगा कि इस देश की युवा पीढ़ी गांधी जयंती या गांधी शहादत के दिन कोई कार्यक्रम नहीं करती थी। 2 साल से पहले से 1 साल से पहले वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाती थी, शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाती थी, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर की, बिस्मिल्लाह खान जैसे लोगों की जयंती मनाती थी, उन्हें अपना आदर्श मानती थी और क्रांति की बातें करती थी कि उन्हें शोषण से मुक्ति चाहिए, उन्हें अन्याय से मुक्ति चाहिए, उन्हें करप्शन से मुक्ति चाहिए, उन्हें और बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति चाहिए, उन्हें रूढ़िवादिता से मुक्ति चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जिस गांधी जी को इस देश की पूरी युवा पीढ़ी भूल चुकी थी, उस गांधी जी का क्लोन बनाने के लिए आपकी जानकारी में ला दूं, 20 मई 2009 को भारत की संसद के अंदर कांग्रेस के एक मराठी सांसद ने, नायक साहब ने एक मांग की थी कि गांधी जी का क्लोन तैयार किया जाना चाहिए, जिस तरह पशुओं और जानवरों के क्लोन तैयार किए जा रहे हैं, ताकि गांधी जी के क्लोन से प्रेरित होकर इस देश की युवा पीढ़ी गांधी जी के रास्तों का अनुसरण कर सके। मैं ये कह सकता हूं कि वो अनुसरण कर सके, या यूं कह सकते हैं ताकि वो देश की युवा पीढ़ी कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखे। इसलिए गांधी जी के क्लोन की जरूरत थी। कांग्रेस को बहुत भारी तादाद में, चूंकि कांग्रेस बिहार में, यूपी में, जो भी बड़े बड़े राज्य हैं उनमें लगातार चुनाव हारती जा रही थी और कांग्रेस की छवि को लगातार धक्का लग रहा था। इसलिए कांग्रेस को दोबारा से गांधी जी की जरूरत थी। तो क्लोन तो चूंकि बन नहीं सकता था, आप सब लोग जानते हैं कि क्लोन बनाने के लिए हमें स्पर्म्स की, ब्लड की या मांस की ज़रूरत पड़ती है या स्किन की ज़रूरत पड़ती है। वो चीज़ गांधी जी की हम कहाँ से लाएंगे जो क्लोन बने? तो क्लोन तो बन नहीं सकता था। इसलिए कांग्रेस के रणनीतिकारों ने योजनाबद्ध ढंग से अन्ना जी के रूप में एक जीवित गांधी इस देश को 30 जनवरी को दे दिया, गांधी जी के शहादत दिवस पर। और अन्ना जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में जो 33 लाख NGO हैं, जिनको इस देश की सरकार 38,000 करोड़ रुपए सालाना दान देती हैं कि भाई तुम लोग खाओ पियो मौज करो और सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करो, लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट मत करो, वो सारे NGO देश की सड़कों पर उतरे और कहा कि गांधी जी आपकी कौम अभी जिंदा है, हम आपकी शहादत दिवस पर संकल्प लेते हैं कि हम भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेंगे। और उससे अगले दिन 31 जनवरी 2011 को अरविंद केजरीवाल साहब मीडिया के सामने एक वेबसाइट इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से लॉन्च करते हैं और ये जादुई नंबर मिस्ड कॉल वाला 31 जनवरी को ही देश के सामने लॉन्च किया गया था। आपको ध्यान होगा 30 जनवरी को गांधी जी का शहादत दिवस होता है। उससे पहले 28 जनवरी की घटना को आप याद करेंगे, यशवंतराव सोनवाड़े की हत्या 25 जनवरी के दिन हुई थी। 25 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था बुराड़ी के अंदर, वहां सोनिया गांधी ने करप्शन को देश का दुश्मन बताया था। 26 जनवरी को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने करप्शन को देश का दुश्मन बताया था और 27 जनवरी को इस सरकार की नकली नीतियों के विरोध में यशवंत सोनवड़े की हत्या के विरोध में, उन्हें जिंदा जला देने की हत्या के विरोध में देश के 15 लाख सरकारी कर्मचारी और ऑफिसर सड़कों पर उतर आए थे कि हम ऐसी भ्रष्ट और नकम्मी सरकार के नेतृत्व में अधीनस्थ काम नहीं कर सकते जो अपने अधिकारियों को सुरक्षा नहीं दे सकती गुंडे माफियाओं से। दोस्तों, यशवंत सोनावाड़े की हत्या पर भी अन्ना जी ने कुछ नहीं बोला था। अन्ना जी पैदा नहीं हुए थे, जबकि वो मात्र 5 दिन पहले की घटना है जिससे पूरा देश उबल पड़ा था। उस घटना पर भी वो चुप्पी साधे रहे थे। 27 जनवरी को जब कांग्रेस को लगा कि देश का सरकारी ईमानदार कर्मचारी जो ईमानदार है वो देश से बगावत कर देगा, सरकार से बगावत कर देगा और सड़कों पर उतर आएगा, तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी, कांग्रेस के पैर उखड़ जाएंगे सत्ता से, तो कांग्रेस ने अपने युवराज राहुल गांधी जी को बंबई के उसी पार्क में भेज दिया जहां कभी कांग्रेस ने 9 अगस्त को 1942 में क्रांति भारत छोड़ो अंग्रेजों के लिए आंदोलन का नारा दिया था, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसका अन्ना जी भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अगस्त क्रांति हो रही है, अगस्त क्रांति हो रही है। उसी पार्क से राहुल गांधी ने एक नारा दिया कि देश के यूथ का सबसे बड़ा दुश्मन है करप्शन, और ये सारी दुनिया के मीडिया ने लाइव टेलीकास्ट किया, प्रिंट मीडिया में भी वो मुद्दा छाया रहा
और उसी दिन से दलितों के घर घर जाकर भोजन करने वाले राहुल गांधी यूथ आइकन बन गए। यूथ के आदर्श बनाकर कांग्रेस ने प्रेरित कर दिया और सारे एनजीओज को ये आदेश दिया कि हे सरकारी धन पर पलने वाले एनजीओ, तुम सब सड़कों पर उतरो गांधी जी के शहादत दिवस पर और कहो कि गांधी हम जिंदा हैं। तुम शर्मिंदा मत होना, हम अभी जिंदा हैं, हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। गांधी के देश में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, न गांधी कभी मरेगा, गांधी फिर जिंदा होगा। और 30 जनवरी को कांग्रेस ने अपनी इस प्लानिंग के साथ अन्ना हजारे और अन्य साथियों को, उनकी को पूरी टीम को पैदा कर दिया। आप जानते हैं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल साहब या अन्ना हजारे जी की टीम के जन लोकपाल को ड्राफ्ट करने वाले साथी शांति भूषण जी इस देश के कानून मंत्री रहे हैं जनता पार्टी की सरकार में। वो भी जेपी क्रांति के बाद सरकार जो बनी थी, आपातकाल के बाद जिस इमरजेंसी को याद कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि साहब अन्ना जी को धरना ना देने दे करके जेपी पार्क में जो है इमरजेंसी की यादें ताज़ा हो गई हैं। उस इमरजेंसी के बाद बनी इस देश की सबसे क्रांतिकारी सरकार में कानून मंत्री थे माननीय शांति भूषण जी, और देश के प्रतिष्ठित वकील हैं। इतने बड़े वकील हैं कि राम जेठमलानी, कपिल सिब्बल जैसे लोग, अरुण जेटली जैसे वकील, वीरप्पा मोइली जैसे वकील, उनके सामने कुछ भी नहीं है बेचारे। क्योंकि 5 लाख की भीड़ जुटाने का साहस देश के किसी अन्य दूसरे वकील में नहीं है। ये साहस मात्र शांति भूषण जी में है। और आप जानते हैं ये शांति भूषण जी कौन है? पूरा देश ने देखा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पुत्र, एडवोकेट और अन्ना टीम के खास मेंबर प्रशांत भूषण साहब पर अवमानना की कार्रवाई करने का आदेश दे दिया, तो इन्हीं माननीय शांति भूषण जी ने कोर्ट में बाकायदा हलफनामा दे करके देश के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने सीना ठोककर कोर्ट के अंदर कहा कि मैं कहता हूं कि देश के सारे सीजेआई भ्रष्ट रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब तक भ्रष्ट रहे हैं सभी। ऐसे व्यक्ति इस देश में एकमात्र शांति भूषण हैं। दोस्तों, सीजेआई का पुतला हमने भी जलाया था एक का दोस्तों, लेकिन वाई के सब्बरवाल साहब का, योगेश कुमार सब्बरवाल का पुतला हमने भी जलाया था, हमारे संगठन ने भी जलाया था, माफिया उन्मूलन समिति ने भी ये काम किया था कि देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पुतला जलाया था। लेकिन उसके पीछे एक बहुत मजबूत और तार्किक आधार था। आज सारी दुनिया उस वक्त नहीं समझ रही थी, हमारा विरोध किया जा रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पुतला जला रहे हैं, लेकिन आज सब देख चुके हैं कि योगेश कुमार सब्बरवाल साहब सीजेआई की सीट पर बैठकर अपने बिल्डर बेटों को फायदा पहुंचाने के लिए इस देश के गरीब मजदूर, छोटे व्यवसायी और दुकानदारों को उजाड़ रहे थे, उनके घर मकान और दुकानों को सील कर रहे थे, और दिल्ली में पूरी तरह से खौफ फैल गया था उनके आदेश पर। उसके पीछे हमने वाई के सब्बरवाल का पुतला जलाया था। उस वक्त लोगों को झूठ लग रहा था, लेकिन बाद में वो सच्चाई सामने आई। आज मेरी ये तमाम बातें आपको झूठी लग सकती हैं, लेकिन ऐसा होगा दोस्तों कि आज से 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अन्ना जी को यही कांग्रेस की सरकार जूस पिलाएगी, और इस भावावेश में आकर के जन लोकपाल को पूरी की पूरी तरह, जैसा कि कांग्रेस की प्लानिंग है कि यही जन लोकपाल पास होना चाहिए, यही बनना चाहिए, ताकि वो तानाशाह बन सके, देश को अपनी मर्जी से चला सके। और उसका युवराज, कौन सा युवराज? वो युवराज जिसको ये नहीं पता कि आलू जमीन के नीचे पैदा होता है या जमीन के ऊपर लगता है, वो युवराज इस देश का पीएम बने। उसको पीएम बनाने के लिए कांग्रेस कहीं तक गिर सकती है, इस देश के साथ धोखा कर सकती है, इस देश की जनता के साथ धोखा कर सकती है। ऐसा उसने पहले भी किया है, ये इतिहास रहा है इस कांग्रेस का। और कांग्रेस का क्या दोस्तों, सच बात तो ये है कि सत्ता में आकर साधु भी शैतान का हुक्म बजाते हैं। सत्य और सत्ता की दुश्मनी इतिहास प्रसिद्ध है। अगर सत्याग्रही भी सत्ता में आए हैं तो वो भी सत्ता के माया जाल में उलझ गए हैं, और उन्होंने भी वही काम किया है जो उनके पूर्ववर्ती करते रहे हैं। चूँकि हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है कि कारगिल के शहीदों के जो ताबूत आए थे, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री, भारत के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। भारत के सबसे बड़े समाजवादी जिनके कुर्ते में जेब नहीं होती, माननीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब उस देश के रक्षा मंत्री थे। लेकिन सारे देश को पता है कि उन ताबूतों में, शहीदों के लिए आने वाले ताबूतों में उस वक्त घोटाला हो गया था जब माननीय प्रधानमंत्री देश के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और जॉर्ज फर्नांडिस जैसा क्रांतिकारी आदमी देश का रक्षा मंत्री था। तो सत्ता में आने के बाद इन सब का चरित्र बदल जाता है। दलित की बेटी जो दलित को न्याय दिलाने चली थी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनकर के किस तरह भ्रष्टाचार में उलझ गई है। आप ये सब देख रहे हैं कि वो आज इनसे भी ज़्यादा तानाशाह है, जिनको वो गाली देती थी, जो
तिलक तराजू तलवार में जूते मारने की बात की जाती थी, वो आज तिलक तराजू तलवार वालों से भी ज़्यादा महाभ्रष्ट बन करके उत्तर प्रदेश में तानाशाही पूर्ण ढंग से अपना राज्य चला रही हैं। इस देश के अन्य लोगों के भी ऐसे उदाहरण हैं। जेपी के आंदोलन से पैदा लालू यादव जी, आपको पता है, चारा घोटाले में फंसे हुए हैं। मुलायम सिंह यादव जी जेपी और लोहिया के भक्त थे, उन पर बहुत सारे आरोप हैं, वो भी सत्ता में रहे हैं। बीपी सिंह जैसा मसीहा, जिसे लोगों ने कहा था कि नेता नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है, उस बीपी सिंह जी के शासनकाल में कितने बड़े बड़े घोटाले हो गए, आप सबको पता है। तो साथियों, सत्ता का चरित्र ही ऐसा होता है। इसलिए आपको कानून नहीं बनाने, आपको थक नहीं जाना है इन बातों को सुनने के बाद भी। यदि आपके साथ अन्ना जी भी धोखा करते हैं, कल धोखा होता है आपके साथ, और कल राहुल गांधी पीएम बन जाते हैं, यही जन लोकपाल लागू हो जाता है, या अन्ना जी को भारत रत्न दे करके सरकार अपने साथ मिला लेती है, अरविंद, किरण और केजरीवाल को लोकायुक्त बना देती है राज्यों का, या मेंबर बना देती है, संतोष हेगड़े जी को देश का पहला लोकपाल बनाकर अपने साथ मिला लेती है, या शांति और प्रशांत जी को भी कुछ दे देती है, और दूसरे लोगों को भी दे देती है। 38,000 करोड़ तो अभी दे ही रही है एनजीओ के माध्यम से सालाना, और 38,000 करोड़ दे दे तो कोई भरोसा नहीं है कि पैसे पर कौन नहीं बिकता। कल मैं भी बिक सकता हूँ, मुझे भी कुछ दे दे कांग्रेस तो, लेकिन मेरे बिकने पर नहीं जाना आपको। ये राष्ट्रभक्ति का ज्वार भाटा जो आज आपके अंदर पैदा हुआ है, ये बरकरार रहना चाहिए। और साथियों, ये ज्वार भाटा ये तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक आप इस सत्ता को नहीं बदलना, इस ढांचे को बदल डालो, जो ढांचा सत्ता में आने पर साधु को भी शैतान बना देता है। आपने देखा है, सतपाल महाराज जैसा साधु, साक्षी महाराज जैसा साधु, नित्यानंद जैसा साधु, और बहुत सारे साधु भी इस देश में मिनिस्टर बने हैं, एमपी सांसद हैं, लेकिन वो भी भ्रष्ट हो गए हैं। सत्ता में बनकर के जो साधु भी भ्रष्ट हो जाते हैं, उस चीज़ को आपने याद रखना है। इस सत्ता के चरित्र को बदलने के लिए आपको इस ढांचे को बदलना पड़ेगा, और उन ईमानदार लोगों को सत्ता की कुर्सियों पर बैठाना पड़ेगा, उन नौजवानों को सत्ता की कुर्सियों पर बैठाना पड़ेगा जो देश के लिए कुछ करने का, मरने का और मिटने का जज्बा रखते हैं। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग लोग जो नाती पोतों को खिलाने के योग्य हैं, जो समाज सेवा के काम करने के योग्य हैं, वो देश चलाएंगे भला। जो अपने आप को नहीं चला सकते, वो देश चलाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, वो निर्भर हो जाते हैं अपने नीचे के लोगों पर, और वो लोग अपने स्वार्थों की खातिर, उनके स्वार्थों की खातिर देश में भ्रष्टाचार करते रहते हैं, लूटते रहते हैं, ठगते रहते हैं। ये आलम बना हुआ है इस देश का। दोस्तों, इस राष्ट्रभक्ति के ज्वार को आपने बनाए रखना है, इसे बढ़ाना है, और जन लोकपाल बिल लागू होने के बाद भी आपको चुप नहीं बैठ जाना। इस सत्ता को नहीं, पूरे सत्ता के इस मायावी ढांचे को बदलने के लिए लड़ाई जारी रखनी है, और इस बात से भी निराश नहीं होना कि कौन किसके साथ धोखा करता है। ऐसा होता आया है, ऐसा होता रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ऐसा चलता रहता है। आपको निराश नहीं होना है। मेरा यही अंतिम संदेश है आप सबके नाम कि सच्चाई को पहचानो, सच्चाई को देखो, इस पूरे भ्रमजाल को समझो और इसका तोड़ ढूंढो कि ये क्या है। आपके साथ धोखा ना हो, इस देश को लूटा ना जाए। कुछ देशभक्त इस साजिश का भंडाफोड़ करने सामने आए या ना भी आए तो इस साजिश से आगाह रहें। ये साजिश एक रिकॉर्ड रहे देश के सामने, दुनिया के सामने। इसलिए मैंने आज आप सबके सामने, मैं इसको अपना अंतिम भाषण मान करके अपना अंतिम भाषण दे रहा हूँ कि शायद इसके बाद मैं ना रहूँ इस दुनिया में। मेरी हत्या कर दें अन्ना भक्त या कांग्रेस लोग या गुंडे माफिया, जो भी आज माहौल बना हुआ है, या मीडिया के लोग मुझे मरवा डालें और मेरी खबर भी ना दिखाएं कि मदन लाल आज़ाद मार दिए गए, माफिया उन्मूलन समिति के संस्थापक की हत्या कर दी गई।